अपनी डायरी से सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हमारी डायरी में क्या है भैया कि पहले तो ये समझिए कि एक हमने ट्रिक बनाई है ए पापे। ए पापे का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए भैया कि ये जो कर्नाटक युद्ध में जो संधियाँ हुई हैं ना, कर्नाटक युद्ध जो हुए हैं, कर्नाटक जो 3 युद्ध हुए हैं, आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ है उसके जो 3 क्या कहते हैं संधियाँ हुई ना, उसका ये ट्रिक है। जैसे ए है ना, तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था एला शापल की संधि हुई थी उसमें 1748 में। ठीक ऐसे ही जो युद्ध हुआ था उसको हमने ट्रिक बनाया है से अम्बुआ। ठीक, से अम्बुआ वो ट्रिक है। ठीक, मतलब ये युद्ध है और ये उस युद्ध में ये संधि है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो भैया अब ए से हो गया क्या, पहला युद्ध है कर्नाटक का, ए से मतलब हो गया एला शापल की संधि है 1748 में हुआ था ना। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध भी इसी को बोलते हैं भैया, सेंट टोमे या अडयार का युद्ध भी बोलते हैं। कर्नाटक के युद्ध को 1746 से 1748 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था और इसी के बाद 1748 में इस युद्ध के अंत में एला शापल की संधि हुई थी 1748 में। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला है पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। ठीक, पांडिचेरी की संधि ए पापे है ना, तो पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। ठीक, अब इस युद्ध को बोलते हैं अंबूर का युद्ध ना, 1749 में हुआ था। ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध है। 1749 से लेकर के 1754 के बीच में ये युद्ध हुआ था, अनिर्णायक युद्ध था ये। ठीक, उसके बाद देखिए ए पापे में तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि हुई 1763 में ये युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध भी इसी को कहते हैं, कर्नाटक के तीसरे युद्ध को। 22 जनवरी 1760 को युद्ध लड़ा गया था ये। 1756 से लेकर 1763 तक यह युद्ध चला था और यही 1763 में फिर पेरिस की संधि हुई थी। सप्तवर्षीय जो युद्ध है ना वहाँ पे हुआ था, उसी से फ्रांस में, वहीं से फिर इसका ये समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए प्लासी से बस्तर तक। ठीक, प्लासी से बस्तर तक मतलब प्लासी 1757 में, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। तो वही बात यहाँ पर देख लीजिए, ये कहाँ पे देखेंगे, 1757 से ये वाला युद्ध देखेंगे ना कब हुआ था। अब देखिए ये कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है 1756 में हो रहा है, ये 1756 में। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी से बक्सर तक, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था ना, तो 1763 तक ये युद्ध चला था। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक है, मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता दिया हमने आपको। ठीक, अब देखिए बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, डचों को अंग्रेजों ने यहाँ से एकदम भगा दिया। ठीक, फिर बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, फ्रांसीसियों का एकदम से अंत कर दिया, ठीक, अंग्रेजों ने। ठीक, तो ये याद रखने हैं। आगे देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में देख लेंगे ना, यहाँ पर एक शॉर्ट बात है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक, तो देख लीजिए भैया पहले तो ये मोहम्मद मुअज्जम था। ठीक, इसे को कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम। 1707 से लेकर के 1712 तक ये गद्दी पर बैठा रहा भैया, और याद रखना इसी को कहते हैं शाह आलम प्रथम। ठीक, ये शाह आलम प्रथम था। उसके बाद जहांदार शाह गद्दी पे बैठा 1712 से 1713 तक, इसको कहा जाता है लंपट मूर्ख। किसको? जहांदार शाह को। फिर फर्रुख सियर गद्दी पे बैठता है 1713 से 19 के बीच में था, ये गीदड़ शायर इसकी कहते हैं, या घृणित कायर इसी को कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए रफ़ी उद्दरजात था, ये गद्दी पे बैठता है 28 फरवरी से 4 जून 1719 के बीच में। फिर रफ़ी उद्दौला गद्दी पे बैठता है 6 जून से 17 सितंबर 1719 में ना, याद रखिए इसी को शाहजहां द्वितीय कहते हैं। किसको? रफ़ी उद्दौला को ही शाहजहां द्वितीय कहते हैं, बहुत कम समय के लिए गद्दी पे बैठा था। ठीक, अब देखिए मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 के बीच में ये गद्दी पे बैठा था, इसी को रोशन अख्तर भी कहा गया है। और नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है ना, मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल सम्राट था, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, कब? 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ठीक, फिर अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच में गद्दी पर रहता है। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 के बीच में। प्लासी के युद्ध के समय ना यही आलमगीर द्वितीय ही था जो गद्दी पे था, याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था ना। ठीक, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। तो वे 1757 में जब ये प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल साम्राज्य कौन था? उस समय तो भैया उसमें मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। ठीक, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए शाहजहां थर्ड
शाहजहाँ तृतीय 1759 से 1760 के बीच में ये गद्दी पे बैठा। शाहजहाँ तृतीय ये है। शाहजहाँ द्वितीय किसको कह रहे हैं? शाहजहाँ द्वितीय कह रहे हैं रफ़ी-उद-दौला को, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया शाहजहाँ तृतीय। उसके बाद देखिए शाह आलम द्वितीय था, ठीक, बक्सर के युद्ध के समय यही था शाह आलम द्वितीय। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो शाह आलम द्वितीय ही था। 1760 से लेके 1806 के आसपास ये था। अली गौहर भी इसे कहते हैं, ठीक। फिर अकबर द्वितीय गद्दी पे बैठा था 1806 से 1837 के बीच में ना। इसी अकबर द्वितीय ने ना राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक, और ब्रिटेन में भेजा था अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए। फिर देखिए आगे कि बहादुर शाह द्वितीय फिर 1737 में गद्दी पे बैठा। 1757 बहादुर शाह द्वितीय 1837 से में गद्दी पे बैठा था और 1857 में 1857 के संग्राम में भी यही शामिल था। जो 1857 का महासंग्राम हुआ था उस संग्राम में भी ये शामिल था। इसको जफर कहते थे, बहादुर शाह जफर के नाम से कविता लिखता था, ठीक। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक हो गया। शाह आलम द्वितीय 1707 से 1806 के बीच में। अली गौहर कहते थे। बक्सर का युद्ध इसके टाइम में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ सवाई राजा जो जय सिंह है ना, ये जो सवाई नहीं इधर देख लीजिए, पहले इधर भी है, तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए कि 18वीं शताब्दी में कुछ नए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था ना, वो देखेंगे। तो भैया जो अवध है ना, अवध की स्थापना किया था सादत खान ने। इसी को कहा जाता है बुरहानुल मुल्क। 1722 ईस्वी में अवध की स्थापना किया था इसने, सादत खान ने, ठीक। फिर हैदराबाद चिनकलिज खां ने हैदराबाद की स्थापना किया था, इसे निज़ामुल मुल्क कहते हैं ना। 1724 में इसने ऐसा किया था। फिर रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने इसकी स्थापना की थी 1714 में। फिर बंगाल में देखिए, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था 1713 में। कर्नाटक की स्थापना सादुल्ला खान ने किया था 1717 में, ठीक। इधर देख लीजिए भैया भरतपुर, ये जाट राज्य था, चूड़ामण बदन सिंह ने 1700 में इसकी स्थापना किया था। राजपूताना अजीत सिंह ने बनाया था, ठीक। सिख बंदा सिंह, ठीक। मैसूर हैदर अली ने 1761 में। त्रावणकोर मार्तंड वर्मा। अहोम साम्राज्य की स्थापना रुद्र सिम्हा ने किया था, याद रखिए, रुद्र सिन्हा ने, ठीक। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो थे वो बनाए थे, ठीक। हालांकि मराठा जो ये पहले शिवाजी के टाइम का था, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 18वीं सदी की ना। 18वीं सदी में जो नए स्वतंत्र राज्य सामने आए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ पर है ये, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ, ठीक। यहाँ क्या है कि सवाई राजा जय सिंह ना, सवाई राजा जय सिंह जिसे मिर्जा कहा जाता रहा था, ये जयपुर में थे, ठीक। इन्होंने देखिए जंतर मंतर बनवाया था, कहाँ कहाँ पे, ये देख लीजिए जंतर मंतर बनवाया नई दिल्ली, ठीक, नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, ठीक, याद रखिएगा। 5 जगहों पे उन्होंने जंतर मंतर बनवाया है। कहाँ कहाँ? नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, ठीक, उज्जैन, मथुरा। जिज मोहम्मद शाही नाम की इनकी पुस्तक है, ये याद रखिएगा। इसमें इन्होंने सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश इस तरीके से इन्होंने रचनाएं की हैं। खगोलीय योगदान में इन्हें विषुव आयन माप के लिए और क्रांति वृत्त की तीव्रता माप करने के लिए भैया जाना जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे सिख गुरुओं के बारे में देख लीजिए। जो सिख गुरु हैं वो सिख गुरु कौन कौन से भैया? तो हज़रत अब्दुल मनीद जिन्हें नानक कहा जाता था, 1469 से 1539 के बीच में थे, सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर गुरु अंगद, ठीक, गुरु अंगद, इन्हीं को क्या कहा गया? लहना, ठीक, 1539 से 1552 के बीच में गुरुमुखी लिपि के जनक हैं, ये जान लीजिए, ये गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये अमरदास बैठते हैं, अकबर इनसे मिलने आया था अमरदास से, ठीक। 1552 से लेकर के 1574 के बीच में था। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरू की थी और 22 गद्दियों का निर्माण इन्होंने किया था, ठीक। लवन की शुरुआत इन्होंने की थी। रामदास हैं ये भैया, 1574 से 1581 के बीच अमृतसर के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक। फिर अर्जुन देव हैं, जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था अर्जुन देव को, ठीक, ये याद रखिएगा। 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी के बीच में ये क्या कहते हैं रहे हैं। खुसरो को ही इन्होंने आशीर्वाद दिया था, इसीलिए जहांगीर ने इनको ये मृत्युदंड दे दिया था, याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने ही किया था। तरन तारण और आदि ग्रंथ
ये इन्हीं के टाइम में हुए थे। आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया था, याद रखिएगा। तरन तारण की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, फिर देखिए हरगोविंद है 1606 से 1644 ईस्वी के बीच में, सच्चा बादशाह इनको कहते हैं हरगोविंद को। ठीक, अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने किया था और सिखों को लड़ाकू बना दिया था इन्होंने। ठीक, आगे देख लीजिए भैया, गुरु हर राय 1644 से लेकर के 1661 के बीच में उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। ठीक, आगे देखिए हरकिशन 1600 उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था उनके टाइम में। अब देखिए हरकिशन है 1661 से लेकर के 1664 के बीच में, अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु इनकी हो गई थी हरकिशन की। फिर तेग बहादुर बैठे थे भैया गद्दी पे। फिर 1664 से लेकर के 1675 के बीच औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दिया गया था तेग बहादुर को। ठीक, फिर उसके बाद 10वें जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 के बीच में खालसा सेना का संगठन इन्होंने किया था। आनंदपुर नगर, ठीक, पावना जफरनामा फारसी में लिखी थी इन्होंने, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ये वाला। आगे अभी देख लीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, इसे देख लीजिए। उसके बाद क्या होता है भैया कि अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और मेटकाप के बीच में। ठीक, उसके बाद देखिए फर्स्ट लाहौर संधि, पहली लाहौर संधि होती है रणजीत सिंह, है ना, रणजीत सिंह भी इसमें थे। आगे देखिए 9 मार्च 1846 को 9 मार्च 1846 को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जब शुरू हो गया था। ठीक है ना, ये अच्छी लाहौर की संधि कब हुई थी याद रखिए, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। ठीक, और याद रखिएगा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, याद रखिएगा। लाहौर ही रणजीत सिंह की राजधानी भी थी, वही बताया जा रहा है। और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 46 के बीच में। ठीक, ये बात याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं भैया क्या है कि उसके बाद दिलीप सिंह का निधन हो गया था 23 अक्टूबर 1895 को। कहाँ भैया, पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देख लीजिए भैया, फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ सेकेंड 1848 से 1849 के बीच ना। पहला कब हुआ था ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर हमने बता दिया कि पहला 1845 से 46 के बीच में हो रहा है आंग्ल सिख युद्ध, और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है वो ये देखिए, ये हो रहा है 48 से 49 के बीच। ठीक, गुजरात का युद्ध हुआ था, ठीक, 21 फरवरी 1849 को, ये आंग्ल सिख में ना, इसी तोपों का युद्ध कहते हैं। ठीक, अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो सिख साम्राज्य था उसे 3 परिषद में बांट दिया गया। ठीक, पंजाब को, ठीक, हेनरी लॉरेंस के, एक तो हेनरी लॉरेंस का और जॉन लॉरेंस था और जी मानसेल था। ठीक, ऐसे 3 परिषदों में बांट दिया गया था। ठीक, आगे देखिए 28 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, याद रखिए 1849 को। ठीक, अब देखिए चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को, लॉर्ड गफ और सिख सेनापति शेर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, याद रखिए चिलियावाला का युद्ध। देखिए फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1767 से 1769 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मद्रास की संधि हुई थी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 अप्रैल 1769 को, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में, मंगलौर की संधि हुई थी 1784 मार्च में। ठीक, 1784 मार्च में मंगलौर की संधि हुई थी, याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुई थी, मैकार्टनी और टीपू के बीच में। ठीक, ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, मंगलौर की संधि हो गई थी। ठीक, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में देख लीजिए 1790 से 92 के बीच में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। ठीक, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर सिराजुद्दौला ने विवश होकर क्लाइव से 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की थी। ठीक, अब इधर देख लिए कि मीर कासिम का अंग्रेजों से संघर्ष हुआ ना, मतलब बक्सर के युद्ध के पहले मीर कासिम ने अंग्रेजों से कई जगह संघर्ष किए थे। जैसे कटवा का युद्ध हुआ था 9 जुलाई 1763 को, गिरिया का युद्ध हुआ था 5 सितंबर 1763 को, उदय नाला का युद्ध हुआ था 1763 में, फिर बक्सर का युद्ध लास्ट में हुआ था। ये देखिए बक्सर का युद्ध लास्ट में हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ये याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अब देखिए
वेलेजली जो थे वो 1798 से लेकर 1805 तक भारत के वायसराय रहे हैं ना। इनकी सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य देख लीजिए। सबसे पहला वेलेजली की सहायक संधि में जो राज्य सबसे पहले शामिल हुआ था वो राज्य था कौन सा भैया, ये याद रखिएगा। 1798 1800 में पहले सबसे पहले हैदराबाद था, फिर मैसूर 1799, फिर तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, ये सब शामिल हो गए थे वेलेजली की सहायक संधि में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौन कौन शामिल हुआ, यहाँ देखिए। फिर भोसले शामिल हुए 1803 में, सिंधिया शामिल हुए 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी, ठीक, भरतपुर, ये सब शामिल हो गए थे उसी समय। फिर डलहौजी आए, फिर 1848 से लेकर 1856 तक वो वायसराय थे। इनकी थी भैया विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं ना, विलय नीति। और विलय नीति में शामिल होने वाले राज्यों में सबसे पहला जो राज्य था ना वो सतारा था 1748 में। फिर जैतपुर संभलपुर शामिल हुआ था 1849 में ना, ये जैतपुर बुंदेलखंड में, संभलपुर उड़ीसा में। उसके बाद बघाट हिमाचल प्रदेश का शामिल हुआ 1850 में, ऋण के बदले में इसको शामिल किया गया था। फिर उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 में, ठीक, उदयपुर को शामिल किया गया। फिर झांसी को शामिल किया 1853 में, ठीक। फिर उसके बाद नागपुर को शामिल किया 1854 में, करौली को शामिल किया 1855 में, ठीक। और लास्ट में अवध को शामिल किया 1856 में, कुशासन के आधार पर इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है ना। अब भारतीय संघीय व्यवस्था देख लीजिए भैया। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके क्या क्या लक्षण है। पहली बात तो द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, द्विसदनीय विधायिका, ये सब भारत के संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। ठीक। त्रिस्तरीय सरकार, ये भारत की संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। ठीक। अब देखिए संविधान की एकात्मकता विशेषता देख लीजिए। संविधान की एकात्मकता मतलब पूरी पावर अब केंद्र में है, तो सशक्त केंद्र, राज्य अनस्वर नहीं है, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता या का अभाव है, आपातकालीन उपबंध है, एकल नागरिकता, ये सब डायरेक्ट केंद्र सरकार केवल लगा सकती है ना, इसलिए तो एकात्मकता का लक्षण दिखा रहा है। और भी देखिए एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का अधिकार कभी कभी हो जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र सरकार का केवल योगदान है ना, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी जो है, ठीक, राज्यों के विधेयकों पर वोट, ये बात होती है ना। अब देखिए केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध का उल्लेख है 264 से लेकर के 293 के बीच में, ठीक। फिर प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 के बीच में, विधायी संबंध है 245 से 255 के बीच, ठीक। उल्टा हमने पढ़ दिया, इसे ऐसे पढ़ सकते हैं आप कि विधायी संबंध सबसे पहले है 245 से 255 के बीच, फिर प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 के बीच, केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध है 264 से 293 के बीच, ठीक। फिर यहाँ पर देख लीजिए भैया कि उत्तर से दक्षिण ये कुछ पहाड़ियाँ हैं भारत की, जैसे नल्ला मल्ला, उत्तर से दक्षिण की बात करें नल्ला मलाई, पालकोंडा, जवादी, शेवराय, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, कार्डमम, ये सब उत्तर से दक्षिण पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लिए पूरब से पश्चिम देख लिए नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, केटू लास्ट में, ये पूरब से पश्चिम में भारत के उत्तरी भारत की चोटी है, ठीक। तो आज का ये हो गया भैया अपनी डायरी से सीरीज का, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं।